we start. So work par energy basic question to start करने हैं जैसे so sheet साढ़े को लगी है पहले कुछ true false question है ठीक है then ਅਸੀਂ MCQ पे आएंगे ठीक है अच्छा सब तो पहला अगर work par energy का question देखिए कह रहे हैं for two bodies sum of mutual forces exerted between them F12 and F21 is 0 पहले F12 क्या होता है is 0 F12 क्या होता है force acting on first body by the second F21 क्या होता है force acting on the second body by first इनका सम 0 दिया हुआ है इसका मीनिंग ये दोनों कौन सी है फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस क्या है दोनों इंटरनल फोर्सेस कहते हैं फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ठीक है सम ऑफ वर्क डन बाय द टू फोर्सेस मस्ट बी एंड द वर्क डन मस्ट बी 0 ये पूछा होगा क्या ये 0 होगा F12 plus F21 अगर तो ये इंटरनल फोर्सेस है तो ये 0 होगा बिल्कुल ट्रू अगर क्या है दोनों बट अगर ये दोनों फोर्सेस क्या हुई और इनमें से मान लो फ्रिक्शन की एग्जांपल आ गई क्या आ गई फ्रिक्शन जहां फ्रिक्शन होती है वहां पे क्या होती है हीट लॉस अगर हीट लॉस होएगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे सम एनर्जी लॉस तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पेपर में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है वहां पे जो वर्ड लिखा है ना मस्ट बी 0 गलत हो जाएगा इट मे बी अगर इंटरनल फोर्सेस हुई और वो दोनों फोर्सेस मान लेते कौन सी है कंजर्वेटिव कौन सी फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्सेस नेचर में कितनी है तो चार है ग्रेविटेशन इलास्टिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक अगर ये फोर्सेस होती हैं इंटरनल तो वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम सम टोटल कितना है 0 बट अगर एक्सटर्नल हो गई या की हो गई फ्रिक्शन होना कौन है नॉन कंजर्वेटिव अगर ये चीज चल रही तो कुछ अमाउंट किसमें लॉस हो जाना हीट में तो ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में ऑप्शन क्या आएगी फॉल्स क्यों आएगी वो मैंने बता दिया सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज असर्शन रीजन क्वेश्चन असर्शन बोली हुई है कि वर्क डन इज ऑलवेज 0 या मस्ट बी 0 रीजन भी कुछ लिखा होगा बट आपको याद रखना है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो वर्क डन 0 बट अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो क्या होगा सम एनर्जी हैज बीन लॉस्ट ठीक है ये होगी चीज पहले क्लियर तो पहला क्वेश्चन सिंपल सी मैं उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देती है ਤੁਸੀਂ कॉपी पे लिख लो रीजन ठीक है सेकंड क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी में वो कह रहा है in an elastic collision of two bodies momentum and energy of each body is conserved ठीक है वर्ड पे ध्यान दे दो यहां पे वर्ड यूज किया मोमेंटम एंड एनर्जी देखो अगर कोलिजन होता है अपनी कॉपी पे लिख देना whenever there is collision तो फॉर अ सिस्टम वर्ड क्या यूज करेंगे सिस्टम नॉट फॉर अ सिंगल बॉडी फॉर अ सिस्टम मोमेंटम भी क्या रहेगा कंजर्व रहेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी कंजर्व बट एक पार्टिकल की नहीं पूरे सिस्टम की हो सकता है कोलिजन के बाद पहली बॉडी की डायरेक्शन ही बदल जाए पहली बॉडी स्लो हो जाए पहली बॉडी फास्ट हो जाए कुछ भी हो सकता है ना तो देयर मस्ट बी चेंज इन मोमेंटम ऑन फर्स्ट बॉडी ठीक है तो एग्जांपल है जैसे ये देखो ये 100 kg की बॉडी है ये सिर्फ 1 kg की ये 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये 0 पे है कोलिजन होगा तो क्या होगा कोलिजन के बाद बताओ गैस करो सर 100 वाला आगे चल जाएगा 100 वाला अभी भी 50 पे जा रहा है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी होएगी कि नहीं होएगी ठीक है अगर इसका मास या इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है इसकी वेलोसिटी क्या है v2 ये पक्का पता है कि इसका मास कितना है m1 इसकी स्पीड कितनी है u1 वेक्टर इसका मोमेंटम 0 है और इसका हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 टोटल मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल क्या रहेगा सेम बट इंडिविजुअल मोमेंटम सेम रहेगा नो तो ये ऑप्शन ये भी क्या है फॉल्स गलती क्या है क्वेश्चन में उसने ईच बॉडी की बात की है जबकि यहाँ पे वर्ड क्या चाहिए था सिस्टम तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो हमें लर्न करनी है असर्शन रीजन में गलती होती है कोई भी कोलिजन होगा तो पेपर में याद रखना है पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व किसके लिए इलास्टिक कोलिजन बट इफ क्वेश्चन इज फॉर सिस्टम ओनली देन बट फॉर अ पार्टिकल
मोमेंटम कैन चेंज, एनर्जी कैन चेंज। हो सकता है पहली बॉडी स्लो हो जाए, दूसरी फास्ट हो जाए, ठीक है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मे बी व्यूड एज कंसीक्वेंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो जितने भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है ना पेपर में, कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम हो तो उसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स आते हैं। तो ये 10-12 क्वेश्चन आई थिंक 20 क्वेश्चन सारे उसी के ऊपर बेस्ड। तो पहले देखो कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसके लिए ना कॉपी पे 2-3 फॉर्मूले लिखो। कंजर्वेटिव फोर्स का जब भी वर्क डन आएगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पक्का लर्न करना। अगर फोर्स कौन सी है तो वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड अगर सिंपल हम वर्क डन की बात करते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो कहती है, देखो भाई सामने वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फोर्स कौन सी है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली, तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अभी भी आपने क्या लिखा है, माइनस डेल्टा यू। इसकी जगह क्या होता है, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, चेंज। चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये भी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, रीअरेंज करें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस u2 प्लस u1 k2 माइनस k1। तो k2 प्लस u2 k1 प्लस u1 बन गया। ये क्या है, दिस इज टोटल एनर्जी इनिशियल, ये क्या है, टोटल एनर्जी फाइनल। तो सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल को कहते हैं क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल आ रहे हैं, किस फोर्स के लिए, पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखी थी कि फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन जो भी होता है या वर्क एनर्जी जब लगाते हैं तो इट रिजल्ट्स इन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो आपने कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लिखा, वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज की, दोनों यूज की ना, और रिजल्ट क्या आया, तो मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ किस केस में कंजर्व होती है, और किसी फोर्स में नहीं होगी। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में तो क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला थिंग शो दैट, आगे लिखने के शो दैट, तब भी आपको ये सारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये जो है हमने जो फॉर्मूला बनाया k1 + u1 वाला, तो इससे हम u1 u2 या k1 k2 भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, 4 चीजें हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, 3 गिवन होंगे, एक निकालना हो। तो जो हम क्वेश्चन नहीं करते, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी ऊपर से नीचे स्लाइड कर गई, फॉल कर गई, इतने टाइम के बाद क्या वेलोसिटी है, इतने डिस्टेंस के बाद क्या है, तो इसी से आता है। जब इस सिस्टम में ग्रेविटी लग रही है या स्प्रिंग फोर्स लग रही है, उस केस में चीजें चलेंगी। तो आप डायरेक्ट लगाओगे टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टोटल एनर्जी फाइनल। बड़े सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास ऐसे आगे करने के लिए, ठीक है। एंड आगे अपन तो एक क्वेश्चन नोट कर लें, अपनी कॉपी पे लिख लो, शो दैट फॉर कंजर्वेटिव एनर्जी फोर्स, शो दैट, नीचे लिख देना, शो दैट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये भी लर्न कर लो, शो दैट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्या कहता है, कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या ये ठीक है, कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ पे डिपेंड ही नहीं करती। वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और चेंज क्या आता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। यहाँ इस क्वेश्चन में होते हैं स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का इंटीग्रेशन, ये भी कह सकते हैं। चेक करना है कि ये जो वर्क डन निकालना है क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ पे डिपेंड करता है या नहीं, कि नहीं करता, ठीक है। इस इंडिपेंडेंट बोलोगे, चेक करते हैं। तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, क्या होता है बोलो,
v²/2 किसके इक्वल है? क्या नाम? काइनेटिक एनर्जी ना। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है हाफ v²। तो मास तो चेंज हुआ नहीं, वेलोसिटी का डिफरेंस क्या आ गया 2v, साथ में क्या आ गया dv/dt, ये m हो गया v dv/dt। यहां तक आ गया dv/dt क्या है? dv/dt क्या होता है? अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ डिफरेंशिएट करते तो टाइम के साथ ही करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, ये एक्सप्रेशन हो गया और m into v हो गए, तो d के साथ में dt चला गया। ये vdt क्या चीज है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? स्मॉल चेंज इन। तो अगर आपको स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए? इफ यू वांट टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी, हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे? क्या चाहिए? और फोर्स कहां से आती है? m में फोर्स किसने बताया? इसने बताया ना। तो ये बिल्कुल क्या है? ट्रू है फॉल्स है? बताओ। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ से आप फोर्स निकालोगे, क्या करना आपने? न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके क्या निकालोगे? फोर्स। फिर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आपको इजीली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा या वर्क मिलेगा। सर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ तक हम पहुँचे, तो अगर हमने सेकंड लॉ से वर्क एनर्जी थ्योरम तक पहुँचना हो तो वो भी जा सकते हो बिल्कुल रिवर्स। तो पेपर में अगर आपने शो दी डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यही करना आपने, यहाँ से स्टार्ट करना, तो एंड तक यहाँ जाएगा। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम FDS को, तो ये क्या आएगा? टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी kF minus ki is equal to F dot ds, अगर वेक्टर फॉर्म में। तो फोर्स आती कहां से? फोर्स तो चाहिए ना हमें, फोर्स कहां से लेके आएंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन या dv/dt। तो बिना न्यूटन सेकंड लॉ पढ़े हम वर्क डन नहीं कर सकते। वी नीड कहीं कैसे में फोर्स ही नहीं पता, बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पता हो तो वर्क डन निकल जाता है। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इसको नोट कर लो। हो गया? कई बार एग्जाम में कुछ फॉर्मूले होते हैं वो चेक करने पड़ते हैं, तो ये जितने भी 20 क्वेश्चंस करेंगे सर्च एंड रीजन बेस्ड है सारे, और हर पेपर में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्च एंड रीजन आ जाए। ठीक है, हो गया ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम में प्रूव भी कर सकते हो कैसे फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ इलास्टिक कोलिजन। जब बॉडी इलास्टिक की कोलाइड करती है तो टोटल उनका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। क्या बॉडीज का मोमेंटम कंजर्व की बात कर रहे हैं कि सिस्टम की? उन्होंने कहा कि इन एन इलास्टिक टोटल, उन्होंने पूछा है टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम में दोनों बॉडीज आ गई, अगर एक मोमेंटम लूज करे दूसरी क्या करेगी? गेन करेगी। तो बिल्कुल स्टेटमेंट अगर लिखा होता इंडिविजुअल बॉडी हैज कंजर्व्ड मोमेंटम, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अभी विषय वो भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ रह गया। कहते हैं इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। ये भी ठीक है, अगर कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक है, तो मोमेंटम भी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड। किसकी? इंडिविजुअल बॉडीज की कि पूरे सिस्टम की? पूरे सिस्टम। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होंगे। सेवंथ, व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। चेक कर लेते हैं। कहते हैं जब कंजर्वेटिव फोर्स क्या करती है? पॉजिटिव वर्क करती है, तो पोटेंशियल सिस्टम भी इंक्रीज करती है। ग्रेविटी, बेटे ब्लॉक है, मास है, यहां से यहां तक आ गया, डिस्प्लेसमेंट कहां पे? उसकी नीचे। कंजर्वेटिव फोर्स भी कहां पे? ठीक है, देखो तो ग्राउंड से ये कितनी हाइट पे था पहले? h1, फिर कितनी हाइट पे रह गया? h2, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h
क्या लगता है आपको यहाँ से जब यहाँ तक आएगा हाइट डिक्रीज हुई है कि इंक्रीज हुई है? तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन कम हुई कि बढ़ गई? हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। पहली बात तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? कहां लग रही है? और डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे है? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? F डॉट S। फोर्स mg है, H h है, दोनों में एंगल कितना है? डाउनवर्ड दोनों है। 0 डिग्री है कि 180? तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बट क्या हो रही है? इसका मीनिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो इसका मीनिंग जब भी कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क करना है पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है? डिक्रीज। बट स्टेटमेंट में क्या पूछा हुआ है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है देन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज। ये गलत है कि फॉल्स है? गलत है ना बिल्कुल सर। तो ये मत डायरेक्ट फॉर्म में भी डेल्टा अब डायरेक्ट बिल्कुल ये फॉर्मूला पढ़ा ना अभी, ये सारा जो कंक्लूजन आया ना यहाँ से वो इस फॉर्मूले में भी है। अगर आपका ये WC पॉजिटिव है तो डेल्टा U क्या होगा? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स ने अगर पॉजिटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, कंजर्वेटिव फोर्स ने अगर नेगेटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पेन को मैं यहाँ से ऊपर उठा के लेके गया, ग्रेविटी तो नीचे लग रही बट पेन इज मूविंग अगेंस्ट, तो इसके में ग्रेविटी का वर्क डन क्या है? नेगेटिव। और इसके अंदर पोटेंशियल राइज कर गई कि फॉल कर गई? स्टोर हो गई। इसको जैसे मैं लीव करूंगा कहां जाएगा? ये वो स्टोर्ड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? एनर्जी। और हर बॉडी क्या चाहती है? लो एनर्जी रखना कि हाई एनर्जी रखना? लो। तो लो कैसे आएंगे? ऊपर रह के कि नीचे आके? नीचे आके। ये कुछ चीजें हमें लर्न करनी है। ठीक है, बार बार यही रिपीट होता जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कौन सी फोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है? कंजर्वेटिव। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन दे आर सेइंग वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी पॉजिटिव। इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है। अब फोर्स कौन सी आ रही है? अब इसकी रियल एग्जांपल पता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, बॉडी स्लिप नहीं कर रही, बॉडी स्लिप बट फिर भी पॉजिटिव वर्क है। कोई एग्जांपल पता है? रियल लाइफ एग्जांपल मतलब जहाँ पे बॉडी मूव नहीं कर रही, फ्रिक्शन लग रही है, बॉडी स्लिप नहीं कर रही। वर्ड की यूज करा क्योंकि फ्रिक्शन क्या करती है? स्लिपिंग वर्क। मैं ये नहीं कह रहा बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी स्लिप नहीं कर रही। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। इसकी एक ही एग्जांपल है, आप क्या कर रहे हो? जैसे ये फोन है, फोन पे मार्कर दिया हुआ है, देखा क्या अंदर? फोन को मैं अपनी तरफ लेके आया, क्या मार्कर फ्लिप कर रहा है? पर मार्कर की मूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही? मार्कर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? तो मार्कर को आगे कौन लेके जा रहा है पता? फोन और मार्कर में क्या अप्लाई होगा? फोन कहाँ जा रहा है? आगे। मैंने फोर्स किस पे लगाई है? फोन पे। बट मार्कर आगे क्यों गया? फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, फ्रिक्शन भी गया है आगे। अप्रूव करते हैं इसको। तो क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी पे, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन डू पॉजिटिव वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन डू पॉजिटिव वर्क, जस्टिफाई। पेपर में ये 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, जस्टिफाई करो। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन डू पॉजिटिव वर्क कैसे? ये ब्लॉक है M, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है स्मॉल है, आपने फोर्स किस पे लगाई? ठीक है, तो हुआ क्या? फोर्सेस शो करते हैं। जैसे ही ये आगे फोर्स जाना शुरू करेगा, ये जो कांटेक्ट है ये स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? ये कांटेक्ट कहां पे स्लिप करेगा? ये वाली बॉडी आगे जाना चाहती है, दिस बॉडी ट्राइंग टू स्लिप फॉरवर्ड। तो ऊपर वाली बॉडी में जो नीचे वाला M मास है, आगे क्या लग रहा है F, तो यहाँ पे क्या लगनी है? फ्रिक्शन। क्या लगनी है? फ्रिक्शन। समझ लगी पहले? ये किसने लगाई है? किसने लगाई फ्रिक्शन? ऊपर वाली बॉडी में नीचे वाली। तो ये कौन है? ये कौन है? अच्छा, इसके ऊपर और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? इसका नीचे लग रहा होगा mg। अगर ये स्मूथ सरफेस पे है तो नीचे फ्रिक्शन तो लग रही है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लगेगा
N1 कितना लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन, और ऊपर वाली बॉडी का नॉर्मल डायरेक्शन क्या लगेगा नीचे, ठीक है इतना क्लियर होंगे। अब बात आती है ऊपर वाली बॉडी की, ये जो अपवर्ड बॉडी है ये क्या था, किसने लगाया, स्मॉल एंड ने किधर एक्शन लगाया, बिग एम लगाया, किधर लगाया पीछे, तो स्मॉल एंड के ऊपर रिएक्शन कितने लगेगा, लग गया एक्शन, रिएक्शन मिल गया। और मैं कह रहा हूं यहाँ पे नो स्लिपिंग, क्या हो रही है, अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन कौन सी हो गई, ये भी कौन सी हो गई, स्टैटिक, कौन सी है, स्टैटिक। देखो पूरा सिस्टम कहां जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां पे है दोनों की, आगे इसकी भी डिस्प्लेसमेंट कहां पे है, अब दोनों में एंगल कितना बताओ, कितना एंगल बोलो, देखो तो ये सेम एग्जांपल है, आप ट्रे में एक ग्लास ऑफ वाटर सर्व करने जा रहे हो गेस्ट को, ट्रे भी आगे जा रही है, ग्लास ऑफ वाटर भी आगे जा रहा है, फोर्स तो आपने किस पे लगाई, ग्लास ऑफ वाटर आगे कौन लेके गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आगे, तो इसमें बताओ फिर वर्क डन पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव। फिर आपने पेपर में जब भी एग्जांपल आएगी जस्टिफाई तो ये एग्जांपल करके बतानी है, फिर आपने बताना है कि स्मॉल बॉडी के ऊपर नीचे उसका वेट भी लग रहा था, ऊपर उसका एंड तो भी लग रहा था, सारी फोर्सेस आ गई ना, बॉडी ऊपर नीचे तो जानी नहीं है, कहां जानी है आगे, तो वर्क डन क्या हो रहा है बताओ इस पे, तो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, तो हर स्टेटमेंट जो ट्रू है या फॉल्स है उसका रीजन ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए, कॉपी पे जल्दी से लिख लो। तो सर जो ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन लगा रहा है वही फ्रिक्शन उसको आगे भी लेकर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर वाले ब्लॉक को तो F लग रही है, ऊपर वाले और नीचे वाले सर ऊपर वाले ब्लॉक में क्या लग रही है, ओनली फ्रिक्शन, नीचे वाले ब्लॉक में आगे क्या लग रही है F, पीछे क्या लग रही है, नीचे ब्लॉक को थोड़ा स्लो किया जा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि वो स्लिप आगे करना चाहता है, ऊपर के सरफेस के ऊपर रिएक्शन ना लग गया आगे वो आगे लेके जा रहा है। मान लो अगर फ्रिक्शन ना होती यहाँ पे फिर क्या होता, जैसे मेरे हाथ में और फोन में फ्रिक्शन नहीं है, मैं फोन अपना हाथ तक लेके जाऊंगा, फोन नाल नहीं आएगा, फोन उठे रह के नीचे गिर जाएगा, ठीक है हो गया नोट। सो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an artificial satellite orbiting the earth in very thin atmosphere, okay, loses its energy gradually due to dissipation of energy, however small, its speed increases progressively as it comes closer and closer to earth। जितना जितना कहता है कि एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, की कर रहे हैं रिवॉल्व करते करते ना ऑर्बिट के अंदर गया छोटा अंदर की ਹੁੰਦਾ गया ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਆਂਦਾ ਗਿਆ कहता फास्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या क्या बड़ा रेडियस है फिर छोटा हुआ और पास आया तो नीचे आते आते क्या होता जा रहा है, फास्ट क्या हो रहा है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स, ये बनाना जो भी स्पाइरल हो रहे हैं, रेड सर्कल है ना, तो सर्कल में जब बॉडी मूव करती है कौन सी फोर्स लगती है उसके ऊपर, बोलो mv स्क्वायर बाय क्या लगती है, mv स्क्वायर बाय r। अगर r डिक्रीज करता है तो फोर्स क्या होती जाएगी, तो डाउन कर लेता हूं, तो इसका मीन जैसे स्पाइरल हो रहा है उसके बाद फोर्स क्या होती जा रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पाइरल हो रहे हैं तो व्हाई स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए बॉडी की, सर्कल में घूम रहा है रेडियस कम करते जाएं तो इज इट पॉसिबल कि स्पीड इंक्रीज ही होगी कि डिक्रीज होगी, ये बताना। यहां पे ये कर गया फोर्स इज इंक्रीजिंग, उसने कहा कि एनर्जी लूज हो रही है, कुछ पढ़ो, loses its energy gradually due to ठीक है, dissipation। एनर्जी कम भी हो इसका मीन टोटल एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। टोटल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल क्या हो रही है एनर्जी, ये सिस्टम की। अब बताओ टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस, अभी डिक्रीज हो रही है, क्या क्यों डिक्रीज हो रही है वो तो हमें पता लग गया। अब मेन पर्पस है कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी, जैसे थे वो घूमता घूमता अर्थ के पास आएगा, ये तो
काइनेटिक एनर्जी सर उसकी कम हो जाएगी। स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा? स्लो हो तो फास्ट। सर वहाँ पे फोर्स इंक्रीज हो रहा था और वो डायरेक्टली फोर्स, ये वाली फोर्स जो सेंट्रीपिटल है, ये वाली फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी। अपनी कॉपी पे ये भी लिखो, सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली चेंज द डायरेक्शन। ये याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज। काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए हमें चाहिए टेंजेंशियल फोर्स जो लूज करवा रही है, ठीक है? तो एक छोटा सा रीजन यहाँ पे लिख लो, जो डिसिपेटिव फोर्स होती है ना, वो हमेशा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। ये हमें पता है, डिसिपेटिव फोर्स। फास्टर द बॉडी मूव्स, हवा उतनी तेजी से बॉडी के ऊपर क्या लगाती है? डिसिपेटिव। जितनी तेजी से जावांगे ना, डिसिपेटिव फोर्स जितनी एयर दी है उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम सर्कल में घूमते हैं, छोटे सर्कल में आते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? डिसिपेटिव फोर्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। तो इसके ये स्टेटमेंट क्या थी? सही है, सही है, बिल्कुल ट्रू। तो ये छोटी चीज हमने पहली बार पढ़ी है, इस चीज को अंडरलाइन कर लो, लर्न भी कर लो। डिसिपेटिव फोर्स या एयर फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, लिख देना एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन और डिसिपेटिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर क्या एयर फ्रिक्शन और डिसिपेटिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये नहीं याद रखना है। तो ये भी सफिशिएंट रीजन ट्रू फॉर क्वेश्चन था। ये लर्न करनी स्टेटमेंट जैसे भी घूमेंगे पास आते जाएंगे, ठीक है? एनर्जी तो लूज हो रही है, साथ में क्या होता जाएगा? स्पीड विल डिक्रीज। एक्सिस से चेंज होना, एक्सिस से चेंज होना नहीं, ये रहेगा सर्कल में ही, प्लेन में ही रहेगा, ठीक है? स्पाइरल एक्सिस से चेंज ना होगी। एक्सेस की मतलब जैसे अगर मान लो कि ऐसे हॉरिजॉन्टली मैं हॉरिजॉन्टल बातें नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सर्कल। वैसे वैसे वो सर्कल ही है ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिसिपेटिव फोर्स डिपेंड अपॉन स्पीड नॉट डायरेक्शन। हाउ फास्ट? फैन भी तो है, जितनी तेजी में फैन घूमेगा ना, उतनी ज्यादा डिसिपेटिव फोर्स ज्यादा लग रही है, उतनी ज्यादा मोटर पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, मोटर उतनी ज्यादा फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी। क्यों? एयर में ड्रैग भी क्या हो जाना? बढ़ जाना, ठीक है? 10th क्वेश्चन कहते हैं इन एन इनइलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होती है वो लेस देन टोटल इनिशियल। तो ये ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है? जिसमें चिपक जाती है बॉडी नहीं, जरूरी नहीं है 100% या परफेक्टली इनइलास्टिक में चिपक जाती है, ठीक है? बट इनइलास्टिक जो रियल लाइफ में कोलिजन देख रहे हो, जो रियल लाइफ में कोलिजन देखे सब के देखे, और इनमें हमेशा एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता ही होता है। ये बिल्कुल ठीक है। अगर इलास्टिक होता तो सेम रहना था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं A डॉट B प्लस C, A डॉट B प्लस A डॉट, ये गलत है, ये बिल्कुल ट्रू होता है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। A डॉट B प्लस C, चलो भी करेंगे ना, C A पे ना B ना डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा प्लस A डॉट C, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली इक्वल। ये सही है, बिल्कुल ठीक है। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये पता है कि यूज करते हैं? कई बार होता है फोर्सेस बहुत सारी लग रही है एक बॉडी के ऊपर, F1 भी लग रहा है, F2 भी है, F3 भी है। आपने तीनों का रिजल्ट निकाला, टोटल वर्क निकालना ना, इसको डिस्प्लेसमेंट से डॉट निकालना, तो टोटल वर्क देना है, ठीक है? तो क्या करेंगे इसको सॉल्व? यहाँ तो तीनों को प्लस कर दो पहले, नहीं तो इंडिविजुअल वर्क डन निकाल दो, बोथ आर इक्वल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मैंने कौन सी लिखी है? राइट हैंड, क्योंकि मेरा x राइट हैंड से मल्टीप्लाई होता है, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो और चाहे राइट से, सेम आता है। तो डॉट डॉट की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं? व्हेन मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग, बड़ी सारी फोर्सेस लग रही हैं, तो आपने वर्क डन निकालना है, तो ऐसे कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मे बी नेगेटिव, इज इट ट्रू? क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? तो स्केलर है, स्केलर सारी वर्क भी स्केलर है, वर्क भी क्या है? वो भी नेगेटिव होता है। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव। क्यों? इट इज हाफ मास क्या है? पॉजिटिव,
जो रेज मास आप देख रहे हो, और v क्या है, स्पीड, वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि v का स्क्वायर हो गया ना। अच्छा v स्क्वायर में इधर लिख सकते हैं हाफ m v डॉट v, की दूसरा हाफ m v डॉट v। अच्छा दोनों सेम वेक्टर है कि डिफरेंट है? सेम वेक्टर पे एंगल कितना होगा? दोनों सेम, 0, तो cos 0 कितना होता है? तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये गलत है, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। 13 कहते हैं पार्टिकल इज रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कल में घूम रहा पार्टिकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स, वेलोसिटी इज चेंजिंग, देन वर्क डन बाय फोर्स मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो कह रहे हैं। मस्ट का मतलब क्या होगा? शायद मस्ट होना ही होना है, क्या होगा? पक्का जीरो होगा, नॉन जीरो। यहाँ पे आता है ना अगर मे बी वर्ड तो बिल्कुल ठीक था। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि मे बी क्यों। अच्छा ये दो केस में आ रहा हूं, इसके में बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? v टुवर्ड सेंटर के लगे फोर्स सेंट्रीपिटल। अच्छा v नॉट चेंजिंग बट v चेंज, क्या मीनिंग है? दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये v कौन है यहाँ पे जिसके ऊपर वेक्टर नहीं पड़ा? स्पीड है, ये कौन है? और ये कौन है? वेलोसिटी। स्पीड नहीं चेंज कर रही बट वेलोसिटी चेंज कर रही है। कौन सा मोशन होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में स्पीड अगर चेंज नहीं करी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम। तो वर्क डन क्या होगा इस केस में? क्या होगा इस केस में? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, तो क्या होगा? वर्क डन इज जीरो, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे स्पीड है तो v1 यहाँ पे जाके क्या होगी? v2, और v2 का मैग्नीट्यूड v1 से ज्यादा है। ऐसा ना हो घूम सर्कल में रहे हैं कि कर रहे हैं एलिमेंट सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के यहाँ सेम, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल क्या होता है? जीरो, ये पक्का होता है। ये कौन सा मोशन है? ये कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये? तो इसमें बताओ हाफ एम वी स्क्वायर नॉट इक्वल टू होगा ना? यस सर। तो इसमें वर्क डन नॉन जीरो, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या हमेशा वर्क डन जीरो होता है? क्या हमेशा वर्क डन नॉन जीरो होता है? वेलोसिटी दोनों केसेस में चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? इधर भी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, इधर भी क्या हो रही है वेलोसिटी, और साथ में से इधर स्पीड भी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है? स्पीड भी। तो डिफरेंस क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है बॉडी की सर्कुलर मोशन में तो वर्क डन इज ऑलवेज नॉन जीरो। क्या ये ट्रू है? क्या वर्क डन हमेशा नॉन जीरो ही होगा? बोलो, होगा नॉन जीरो? नहीं। किस केस से नॉन जीरो होगा वर्क डन? अगर बॉडी स्लो हो रही होगी या फास्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अपनी कॉपी पे लिख लो फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन वर्क डन इज नॉन जीरो। फॉर सर्कुलर मोशन वर्क डन इज नॉन जीरो only if speed changes, only if speed changes। तो ये स्टेटमेंट ठीक है क्या गलत था? फिर उसने मस्ट बोल दिया था, मे भी होता तो ठीक होता, मस्ट बी नॉन जीरो गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? कहते हैं वर्क डन बाय फोर्स ऑन पार्टिकल इज नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव है तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अगर वर्क डन नेगेटिव हो तो उससे कंक्लूजन क्या निकलता है बताओ? अगर वर्क डन नेगेटिव हो जाए, वर्क डन कोई भी फोर्स हो हमेशा क्या होता है?
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस Initial. अगर आपका वर्क डन क्या है नेगेटिव, इसका मीनिंग ये है कि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक से लेस है, बट दोनों सेम टाइम पे क्या होंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, दोनों होंगे क्या, पॉजिटिव भी होंगे, बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका वर्क डन नेगेटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे आंसर होता क्या चाहिए था, इफ योर वर्क डन इज नेगेटिव देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। ये लिखो अपनी कॉपी पे, इफ योर वर्क डन, योर लिखना है वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव, if work done by force is negative, then change in kinetic energy is negative. Then change in kinetic energy is negative, not kinetic energy. ठीक है? अगला क्वेश्चन कहते work done by man in lifting a bucket out of well by means of rope is negative. Man ने bucket को बाहर निकाला है, ठीक है? तो बाय मीन ऑफ रोप, तो कहते हैं वर्क डन मैन ने नेगेटिव किया। सर वेट नीचे लग रहा है, फोर्स ऊपर। देखो मैन के बारे में पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं, मैन ने एफर्ट लगाया, बकेट ऊपर आई, तो मैन ने पॉजिटिव वर्क किया कि नेगेटिव, मैन ने जो फोर्स अप्लाई बिल्कुल, बट सेम टाइम पे ग्रेविटी ने जो वर्क किया होगा नेगेटिव। अपनी कॉपी पे लिख लो, वर्क डन बाय मैन इन ब्रिंगिंग द बकेट अप, work done by man in bringing the bucket up, वो पॉजिटिव है, work done by man in bringing the bucket up is positive, while work done by the gravity, while work done by gravity is negative। ठीक है, लग गया मतलब, Yes. ग्रेविटी बकेट